morning 12th class student. Today we start our chapter 11 एक दल की प्रधानता का युग एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। तो इस अध्याय के अंदर आप पढ़ेंगे सबसे पहले कि एक दल की प्रधानता का युग, कि जो एक पार्टी है, जो एक दल है, उसी का जो सब पार्टी है, उसी का प्रभुत्व जो है इसके राजनीति के ऊपर इतने लंबे समय तक कैसे रहा। ठीक है, तो कांग्रेस पार्टी को तो आप जानते ही हैं, इसकी स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। तो स्वतंत्रता संग्राम में पूर्ण रूप से जो कांग्रेस पार्टी है उसका बहुत बड़ा जो इसके अंदर जो है पार्ट रहा है। और यहाँ नरम दल और गरम दल, कम्युनिस्ट दल के जो नेता हैं वो, और साम्यवादी दल के जो नेता हैं, सभी मिलजुल कर उन्होंने कांग्रेस पार्टी की अगुवाई में जो है स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट किया था। लेकिन भारत स्वतंत्र होने के बाद जब हमारे पहले आम चुनाव हुए 1952 में, तो जो कांग्रेस पार्टी है वही उभर कर सामने आई। और 1952 के जो आम चुनाव हुए उसमें लोगों ने कांग्रेस पार्टी को ही जो है सत्ता पक्ष में बिठाया। और सत्ता पक्ष में आने के बाद कांग्रेस पार्टी जो है लगातार 3 चुनाव जो आम चुनाव हुए उसमें इसकी जो बढ़ोतरी है वो लगातार बनी रही। तो यहाँ हम पढ़ेंगे कि एक दल की प्रधानता का युग क्या है, या एक दलीय प्रभुत्व से क्या अभिप्राय है। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक दलीय प्रभुत्व व्यवस्था उसे कहते हैं जहाँ बहुदलीय पद्धति के अंतर्गत किसी एक दल की प्रधानता होती है। एक दलीय प्रभुत्व व्यवस्था में यद्यपि अन्य भी कई दल होते हैं, परंतु उनका राजनीतिक महत्व अधिक नहीं होता, क्योंकि लोगों का उन्हें अधिक समर्थन प्राप्त नहीं होता। ऐसी व्यवस्था में मतदाता केवल एक ही दल को अधिक महत्व देते हैं। भारत एक दलीय प्रभुत्व व्यवस्था का एक प्रत्यक्ष उदाहरण रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले 3 आम चुनाव में जो कांग्रेस पार्टी है वही उसी एक दल की जो प्रधानता है उस समय पर रही है तीनों आम चुनाव में। ठीक है, तो इस तरह से हम आगे बढ़ते हुए इसके अंतर्गत पढ़ेंगे कि पहला जो आम चुनाव है वो कब हुआ। 1952 में, आपको याद रखना है 1952 में पहला आम चुनाव हुआ था, और उसमें विन करने वाली पार्टी कौन सी थी? कांग्रेस पार्टी थी। ठीक है, तो यहाँ हम पढ़ेंगे कि भारत में एक पार्टी का प्रभुत्व किस प्रकार है। भारत में एक पार्टी का प्रभुत्व विश्व के और देशों में एक पार्टी के प्रभुत्व से सर्वथा भिन्न था। उदाहरण के लिए भारत और मेक्सिको में, दोनों देशों में एक खास समय में एक ही दल का प्रभुत्व था, परंतु दोनों देशों में एक दल के प्रभुत्व के स्वरूप में मौलिक अंतर था। जहाँ भारत में लोकतांत्रिक आधार पर एक दल का प्रभुत्व कायम था, वहीं मेक्सिको में एक दल की तानाशाही पाई जाती थी तथा लोगों को अपने विचार रखने का अधिकार नहीं था। इसी प्रकार सोवियत संघ एवं चीन में भी एक पार्टी का प्रभुत्व पाया जाता था, परंतु इन दोनों देशों में भी राजनीतिक दल प्रजातांत्रिक आधारों पर संगठित नहीं थे, जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रजातांत्रिक आधार पर संगठित हुई थी। कांग्रेस पार्टी यद्यपि 1977 तक केंद्र में शासन करती रही, लेकिन राज्यों में कांग्रेस की पूरी प्रधानता नहीं रही। धीरे धीरे समय के अनुसार जो क्षेत्रीय दल हैं वो कांग्रेस पार्टी को चुनाव में पराजित करने लगे। इसी कारण कांग्रेस पार्टी ने कई राज्यों में अन्य दलों से समझौता करके अपनी सरकारें बनवाने का प्रयास किया। 1954 में कांग्रेस पार्टी ने कोचीन में पीएसपी की अल्पमत सरकार भी बनाई। 1957 में उड़ीसा में कांग्रेस पार्टी ने दूसरे आम चुनाव में स्थानीय दल गणतंत्र परिषद से गठबंधन किया। 1970 के अंत में केंद्र में भी कांग्रेस ने अपनी सरकार को चलाने के लिए साम्यवादी दलों का सहारा लिया। इन सब उदाहरणों से स्पष्ट है कि यद्यपि कांग्रेस की प्रधानता रही, परंतु समय समय पर उसे गठबंधनीय राजनीति को भी स्वीकार करना पड़ा। जैसे अभी आप देखते हैं कि हरियाणा में गठबंधनीय सरकार है, और आप देखते हैं कि केंद्र में भी जो एनडीए की सरकार है। तो इस तरह से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी समाजवादी साम्य दल की स्थापना 1924 में की गई। आपको याद रखना इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं कि भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना कब की गई। भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना 1924 में की गई। 1959 में चीन के साथ संबंध के बारे में भारतीय साम्यवादी दल में 2 गुट बन गए, और 1962 में चीन के आक्रमण ने इस मतभेद को और अधिक बढ़ा दिया। परंतु एक गुट ने चीन के आक्रमण का और दूसरे ने मुकाबला करने भारत सरकार को पूरी सहायता देने का वचन दिया।
परंतु दूसरे गुट ने, जो चीन के प्रभाव में था, इसे सीमा संबंधी विवाद कहकर पुकारा। परिणाम स्वरूप 1964 में वामपंथी जो सदस्य हैं, जिनकी संख्या लगभग 1/3 थी, भारतीय साम्यवादी दल से अलग हो गए और मार्क्सवादी दल की स्थापना की। ठीक है। स्वतंत्रता के शुरू के वर्षों में विपक्षी दलों को यद्यपि कहने भर का प्रतिनिधित्व मिल पाया, फिर भी इन दलों ने हमारी शासन व्यवस्था के लोकतांत्रिक चरित्र को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वतंत्रता प्राप्ति के शुरुआती वर्षों में CPI, जनसंघ स्वतंत्र पार्टी तथा सोशलिस्ट पार्टी जैसी पार्टियां भारत में विपक्षी दल की भूमिका निभाती रही। इन दलों ने समयानुसार एवं आवश्यकतानुसार सत्ताधारी कांग्रेस दल की अनुचित नीतियों एवं कार्यक्रमों की आलोचना की। ये आलोचनाएं सैद्धांतिक तौर पर सही होती थी। इन विपक्षी दलों ने अपनी सक्रिय गतिविधियों से कांग्रेस दल पर अंकुश बनाए रखा तथा लोगों को राजनीतिक स्तर पर एक विकल्प प्रदान करते रहे। तो यहाँ हमारे जो और भी क्वेश्चन बन रहे हैं, लाइक भारत में दलीय व्यवस्था की कोई एक विशेषता बताई। तो यहाँ दलीय व्यवस्था की एक दल की विभिन्न हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। कांग्रेस को लोकसभा के प्रथम और द्वितीय आम चुनाव में कितनी सीटें प्राप्त हुई? 300, प्रथम आम चुनाव में 364 सीटें और द्वितीय आम चुनाव में 371 सीटें प्राप्त हुई। भारत में एक दल की प्रधानता किस दल से संबंधित रही? कांग्रेस पार्टी से। और इसकी प्रधानता कब तक रही? 1967 तक रही, 1967 तक। ऐसे दो राज्यों का नाम लिखा जहाँ कांग्रेस 1952-67 के दौरान सत्ता में नहीं थी। तो यहाँ आपको बताना है कि कांग्रेस केरल और जम्मू कश्मीर में इसकी सत्ता नहीं थी। ओके बेटा, बाकी कल करेंगे।